हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंप्यूटर अवेयरनेस 6 में देखने जा रहे हैं अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस। तो चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें उसको किस तरह हम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहले जो 3 एलिमेंट्स हम देखने जाएंगे वो हो गए The 3 elements of an operating system are the first one, user interface. Interface that is a connectivity. अगर देखा जाए एक इंटरफेस अगर एक बन रहा है, इसका मतलब एक कनेक्शन बन रहा है between two devices or between two people or a user and a computer. अब यूज़र इंटरफेस यहाँ पे ये डिफाइन किया जा रहा है जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है या लैपटॉप है और वो लैपटॉप में हम लोग कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ मूवी देखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट का काम करना चाहते हैं, तो जो प्लेटफॉर्म हमें दिखाई देता है जिसको ऑपरेट करने से हम अपना काम कर सकते हैं, वो दिखने वाला पोर्शन या प्लेटफॉर्म को यूजर इंटरफेस सेक्शन बोला जाता है। यूजर इंटरफेस, द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू इंटरफेस विथ फॉर वर्किंग ऑन योर डॉक्यूमेंट्स और अदर टास्क्स। कर्नल, अब एक कंप्यूटर में कर्नल बहुत ही एक बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है। इट बिहेव्स एज अ मीडिएटर और अ कनेक्टर बिटवीन द हार्डवेयर पेरिफेरल्स एंड अदर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पार्ट्स। तो इसको अगर मैं इन अ डिज़ाइन दिखाऊं या फिर इन अ चार्ट दिखाऊं तो कर्नल एप्लीकेशंस और सीपीयू मेमोरी एंड डिवाइसेस के बीच कनेक्टिविटी कराने में हेल्प करता है। विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम या भी कोई भी हार्डवेयर सेक्शंस एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट नहीं होगा और हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो वी नो दैट इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट एक्चुअली बिहेव्स एज अ कनेक्टर बिटवीन द एप्लीकेशंस एंड अदर हार्डवेयर एंड प्रोसेसिंग पेरिफेरल्स। The core of the operating system interacts with the BIOS at one end जहाँ पे सारा हार्डवेयर सेक्शन है and the UI जो मैंने बताया जैसे एप्लीकेशन वगैरह at the other end। तो दोनों के बीच ये कनेक्टिविटी जैसा काम करता है। तीसरा हो गया फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी चीज़ों को हम लैपटॉप में जब ऑर्गेनाइज्ड करके रखते हैं तो वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के अंदर जैसे कि ड्राइव्स आ गए, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव्स और अलग ड्राइव्स अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो सी ड्राइव जैसे कि कोर ड्राइव हो गए जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वेयर एज द डी ई ड्राइव अदर पेरिफेरल ड्राइव्स हो गए जिसमें हम अदर डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो कोई भी जैसे कि एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर सब प्रोजेक्ट्स के अंदर एक सेक्शन में पिक्चर्स है, दूसरे में डॉक्यूमेंट्स है, ये जो ऑर्गेनाइज करके रखता है ये वाला सेक्शन जो यहाँ पे मैनेज किया जाता है उसे बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ऑर्गेनाइजेस एंड मैनेजेस फाइल्स। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स के बाद हमारे साथ है ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं, चलिए देखते हैं। पहला हो गया फाइल मैनेजमेंट। इट्स द सेम सेक्शन जो हम प्रीवियस वाले में देखे एलिमेंट्स में। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही फाइल मैनेजमेंट है। इन अ पिक्चर अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे एग्जांपल है माई कंप्यूटर जिसके अंदर जैसे कि प्रोग्राम्स एक फोल्डर हो गया, माई डॉक्यूमेंट एक फोल्डर हो गया। माई डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे कि माई म्यूजिक, माई वीडियोस, माई कंप्यूटिंग के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, प्रोग्राम, सारा कुछ अच्छी तरह से ये सारा फाइल ऑर्गेनाइज करके हर एक फोल्डर के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। मतलब कोई अगर यूजर अगर कोई एक चीज को देखना चाहता है तो उसे पता है उसको कहाँ किसके अंदर ये चीज मिलेगा। अगर म्यूजिक है तो कंप्यूटर के अंदर जाके, डॉक्यूमेंट के अंदर जाके म्यूजिक के अंदर उसको म्यूजिक मिलेगा। सेम वे गोज फॉर वीडियोस एंड अदर पेरिफेरल्स। फाइल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। जिस तरह सारा फाइल ऑर्गेनाइज्ड रहता है, मैनेज करने में ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा हेल्प करता है, उसी तरह एप्लीकेशन को भी मैनेज करता है। जैसे कि हमारे बहुत से अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। इन लाइकवाइज वी कैन से एन एप्लीकेशन फॉर पेंट और अ प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन जैसे C++ हो गया, या फिर फॉर एंटीवायरस सेक्शन वी हैव AVG एंड अदर अवीरा। ये सारा कुछ जो है एप्लीकेशंस जो हम लोग यूज करते हैं ना लैपटॉप, उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरह से मैनेज करता है इन कीपिंग इट इन ईच सेक्टर्स ऑफ इट्स ओन। तो जिस तरह हम उसको अच्छी तरह से मेंटेन करके उसके अंदर जाके उसको खोल के हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म्स दे आर सेक्टराइज्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स। एप्लीकेशन मैनेजमेंट के बाद आता है नेक्स्ट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स।
बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या है। हम जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं उसमें बहुत सारा चीज ऑलरेडी बिल्ट रहता है। पहला हो गया जैसे कि हम क्लीन अप करना चाहते हैं या डीफ्रेगमेंटेशन करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे ट्यून अप यूटिलिटीज हो गया, एंटीवायरस हो गया खुद का, जैसे कि फायरवॉल सेक्शन हो गया या विंडोज डिफेंडर हो गया, ये सारा बिल्ट इन यूटिलिटी है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इनबिल्ट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है जैसे कि डिलीटिंग डेटा, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, यूजर अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सिस्टम क्लीनअप, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, ये सारा कुछ ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अटैच रहता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। ये हो गया आपके बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, तो जितने भी हमारे हार्डवेयर पेरिफेरल्स एंड अदर सेक्शंस हैं उन सब को अच्छी तरह से मेंटेन करके कंट्रोल करने में इसका पूरा अच्छा एक अप्रोच है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको कनेक्ट कराने में कर्नल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एज आई स्पोक अर्लियर, यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अगर माउस को मतलब टच करने से, उसको ऑपरेट करने से, वहाँ पे कर्सर मूव करना, कीबोर्ड को टाइप करने से वहाँ पे लेटर्स आना, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी में अटैच होने से और कर्नल के थ्रू इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। So control of computer hardware is also a very important function for operating system, so that we can actually operate the laptops or the computer using the operating system and the hardware sections. ये सारे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स। तो चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स में देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम बटा हुआ है। पहला हो गया मल्टी यूजर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर में एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम इन्यूमरस अकाउंट्स को खोल सकते हैं। तो जैसे कि फैमिली में 3 मेंबर से एक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो फैमिली के वो 3 मेंबर्स पकड़ लीजिए, पर्सन ए, बी एंड सी, तो तीनों अपना खुद का एक अकाउंट उसी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को खोल के रख सकते हैं। ना ये अकाउंट सिक्योरिटी के लिए खुद का पर्सनल डेटा को रखना चाहते हो, नहीं चाहते, ए नहीं चाहता कि बी को पता चले, बी नहीं चाहता कि सी को पता चले, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हम 3 अकाउंट कैसे खोलेंगे? वहां पे फैसिलिटी ऑलरेडी दिया गया है, कंट्रोल पैनल पे जाके हम अकाउंट्स को खोल सकते हैं। कोई भी डेटा हम अगर उसको सिक्योर रखना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कोई और यूजर उसको देख पाए, देन वी एक्चुअली सेव दैट पर्टिकुलर डेटा इनसाइड द माय डॉक्यूमेंट्स सेक्शन। माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सिर्फ वही अकाउंट होल्डर वाले पर्सन को ही दिखाई पड़ता है। तो हर एक पर्सन का अलग अलग अपना खुद का डॉक्यूमेंट का सेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो खुद ही वो देख सकता है, कोई और उसको डिस्क्लोज करके देख नहीं सकता है। तो मल्टी यूजर सेक्शन पर अच्छा प्ले करता है इन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। 2 or more users can work with the same computer. मल्टीटास्किंग, जैसे कि यहाँ पे 2 or more प्रोसेसिंग रनिंग एट द सेम टाइम। इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि एक लैपटॉप में सोचिए आप डॉक्यूमेंट में कुछ टाइप कर रहे थे, सेम टाइम आपको गाना सुनने का मन कर, आप गाना को लगा के मिनिमाइज करके रख दिए, या फिर एट द सेम टाइम डिजाइन भी कुछ करना चाहते तो आप फोटोशॉप खोल के रखिए, आप पेंट खोल के रखें, तो आप इस डिजाइनिंग भी कर रहे हो, सेम टाइम आप टाइप भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप गाना भी सुन रहे हो, तो मतलब बहुत सारा चीज एक साथ आप रन करा सकते हो। मल्टीटास्किंग इज वेरी मच पॉसिबल इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट बिहेव्स एज वन ऑफ द टाइप फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग इज नथिंग बट मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस वर्किंग एट द सेम टाइम। जैसे कि एक लैपटॉप को ऑन किए हो, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हो और आप क्या किए हो, सीडी लगा के रखे हो, पेन ड्राइव भी डाले हो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी डाले हो, प्रिंटर भी लगा के रखे हो फॉर द प्रिंट आउट सेक्शन। तो एक साथ बहुत सारा आप डिवाइसेस को कनेक्ट करके अब उस पर यूज कर रहे हो, तो सारा चीज एक साथ एक ही टाइम में हो पा रहा है, जिसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। 2 or more parts of the same process running at the same time. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स आपको पता चल गया है। अब अगला देखते हैं पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने टाइप के हैं। विंडोज, मैकिंटोश, लिनक्स। विंडोज हम नॉर्मली सब लोग यूज करते हैं। मैकिंटोश एप्पल के सेक्शन से उसको लाया गया, बनाया गया। मैकिंटोश अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, हायर सेक्टर्स के लिए उसको यूज किया जा सकता है। हाईली ग्राफिकल
हाई ग्राफिकल एक्टिविटी भी उसमें मेंटेन किया गया है. लिनक्स इज बेसिकली ब्रॉडली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग सेक्शन और अदर वी कैन से मेकिंग ब्रॉडर सर्वर सेक्शन टू कनेक्ट टू द अदर क्लाइंट्स. तो लिनक्स बेसिकली इट वर्क्स एज अ host or a connector between peripherals and other devices and for the broader section of programming, creating applications. So Microsoft Windows, Macintosh OS and Linux. MS Windows के कितने वर्जन हैं? चलिए थोड़ा सा पीछे से देखते हैं. होम नॉन प्रोफेशनल वर्जन्स Windows 95 था, उसके बाद Windows 98 निकला, then Windows Me निकला. ये था नॉन प्रोफेशनल वर्जन, मतलब वहाँ पे आप मल्टीमीडिया एक्टिविटी इस तरह कुछ कर सकते हैं, लेकिन इट वाज नॉट वेरी मच प्रोफाउंड फॉर हायर प्रोग्रामिंग्स एंड अदर प्रोफेशनल वर्क. फिर है आपका प्रोफेशनल बिजनेस वर्जन निकला जो विंडोज NT एंड विंडोज 2000 था. इसमें आप बिजनेस ओरिएंटेड, एक्सेलेंट DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट ओरिएंटेड बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते थे. फाइनली इन दोनों को जोड़ के द टू लाइन केम टुगेदर इन विंडोज XP 2001, जहां पे आप ना कि आप नॉन प्रोफेशनल मल्टीमीडिया वर्क कर सकते थे, पर ऑल्सो यू कुड डू द डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर वर्क्स. ये पर्टिकुलर XP जब निकला, इट वाज अ very good revolutionary section operating system for all the people using the computer for their day-to-day life for both professional and non-professional purposes. Even XP जब निकला, normally पहले क्या होता था कि all the operating system has to depend on the DOS to magnify its sections and make the user comfortable using the operating system. Whereas जब XP निकला, तब it became independent of the disk operating systems DOS. It became very much independent of DOS और वो खुद के अपने ही सेक्शन से अपने सेगमेंट्स को बायस के साथ कनेक्ट करके अपना काम चला सकता था. तब उसको और DOS की जरूरत नहीं पड़ी, but still DOS was still there. So if anyone want to use the DOS, you can use the DOS, but it is very much independent. The operating system is very much independent of the disk operating system. The most recent ones जो उसके बाद निकला, we can say are Windows 8 released in 2012, Windows 7 in 2009 and Windows Vista 2007. Windows Vista was not much of a succeeded version, but Windows 7 was very much a good success, we can say, and Windows 8 is a running success. So the UI you can see in the right hand side, it's quite clear and distinct rather than पहले जैसा जहाँ पे आपका ग्राफिक या फिर जो आपका रिजोल्यूशन था बहुत ज़्यादा क्लमजी रिजोल्यूशन था. और जब से आपका Windows 7 या 8 निकला है, that resolution was been recovered and a lot more graphical activity could be done in these versions. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS. चलिए देखते हैं DOS निकला कब था. द फर्स्ट PC ऑपरेटिंग सिस्टम दैट केम आउट इन 1981. Not a multitasking OS, only one program could run at a time. मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो DOS है, उसमें हम एक टाइम में एक प्रोग्राम को रन करके प्रोसेस करके उस पर काम कर सकते थे. जैसे कि अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम एक ही टाइम में गाना सुन के डॉक्यूमेंट में काम भी कर सकते हैं, तो 2-3 प्रोसेसिंग एक साथ लगा सकते हैं. बट इन प्रीवियस वर्जन जब DOS था, तब एक प्रोग्राम को एक ही टाइम में खोलेंगे, उसको उसी टाइम करेंगे, फिर हम दूसरा प्रोग्राम को ऑन कर सकते थे. तो दिस वाज लिमिटेड टू वन सेक्टर. अ कमांड लाइन इंटरफेस, नो GUI. तो ये आपका CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस. यहाँ पे आपको कमांड को टाइप करके कोई फाइल को खोलना, डिलीट करना. इसमें आपका माउस वाला कोई चीज़ नहीं था, जिसका माउस ले गए, माइक बटन को क्लिक कर दिए या कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर दिए. इतना इजी नहीं था. पहले आपको कमांड के थ्रू ही कोई भी एक्टिविटी आप करो, लेकिन कमांड के थ्रू ही करना था. DOS में हमेशा कमांड के थ्रू होता है. GUI दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था. तो इसके GUI के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है फॉर दोज पीपल जिनको GUI इन अदर वर्ड्स GUI नहीं पता. Modern operating system uses a graphical user interface or GUI. Pronunciation was GUI. A GUI lets you use your mouse to click icons, buttons and menus, and everything is clearly displayed on the screen using a combination of graphics and text. So it's become very much perfect for the user to easily operate the operating system using the mouse and the keyboard rather than typing the commands and by hearting the commands. Earlier version of Windows sat on top of DOS and used it to
कम्युनिकेट विद द बायोस। एज आई टोल्ड अर्लियर कि जो XP के पहले वाले जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे वहाँ पे आपको डॉस का जरूरत पूरा लग रहा था कि बायोस के साथ कनेक्ट होकर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट या फिर यूजर फ्रेंडली कर पाए। लेकिन Windows XP communicates directly with the BIOS but allows commands to be entered via a command prompt। जब से Windows XP आया, it became independent of the DOS. It could directly connect with the BIOS and you make the operating system operatable, but it actually has the DOS section also। एक command prompt जैसा एक application रखा गया है जहाँ पे आप commands को type करके you can actually use it as a disk operating system also। नेक्स्ट हमारा है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या है? इट्स वेरी इजी। A file is a collection of bytes of information treated as a single unit. We know that 8-bit comes out with 1 byte and a file is a collection of a lot of bytes of information that are treated as only 1 unit. It is given a name to make it easy to find and use later। फाइल क्या है? नॉर्मली जैसे कि आप कोई एक मूवी या फिर गाना रखे तो उसमें आप नाम रखते हो कि ये पर्टिकुलर फोल्डर है, इस फोल्डर का नाम है म्यूजिक। म्यूजिक के अंदर अलग अलग म्यूजिकल फाइल्स रखते हो, तो एक नाम से आप पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फाइल किस चीज़ के लिए, क्या चीज़ का फाइल है। अगर आप नाम रखोगे तो आपको पता, तो ये फैसिलिटी ऑलरेडी दिया गया है कि आप एक फाइल पे अपना नाम आप फिक्स करके रख सकते हो ताकि आप बाद में जब यूज़ करो तो आपको पता चले कि ये फाइल कहाँ पे है और क्या क्या करता है ये पर्टिकुलर फाइल। The file system keeps track of where a file is actually resident on the disk। As I told you, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में दिखाया था माई कंप्यूटर के अंदर माई डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे कि माई म्यूजिक, माई वीडियोज, ये सारा कुछ है। तो आपको पता होता है कि फाइल सिस्टम में क्या होता है कि वो ट्रैक करने बहुत ईजी कराता है बिकॉज इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। उसमें हर एक फाइल किस फोल्डर या किस सब फोल्डर के अंदर रखा हो वो डिफाइन करके रखा गया होता है, तो आप उसको इजीली ट्रैक करके निकाल सकते हो जो भी फाइल आपको चाहिए होता है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क, ये सब डिवाइडेड इनटू डायरेक्टरीज ऑफ फोल्डर्स। मतलब कोई भी आप इंटरनल मास स्टोरेज डिवाइस ले लो, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लो, फ्लॉपी डिस्क ले लो, ऑप्टिकल डिस्क ले लो, कोई भी डिस्क, कोई भी स्टोरेज मेमोरी के सेक्शन में ये फैसिलिटीज दिया गया है कि आप उसको उसमें एक डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर आप फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बना सकते हो, सब फोल्डर के अंदर आप फाइल को रख सकते हो। इतना ऑर्गेनाइज करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो। द टॉप लेवल फोल्डर और डिस्क इज नोन एज द रूट। जैसे कि आपका डी ड्राइव हो गया, या डी ड्राइव के अंदर आप या फिर एक फोल्डर बना लिए जैसे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट, वो जो बेस फोल्डर होता है उसे आप रूट भी बोल सकते हो। द रूट इज जनरली सब डिवाइडेड इनटू सब फोल्डर। जैसे कि प्रोजेक्ट हो गया, मेन प्रोजेक्ट हो गया, मेन प्रोजेक्ट के अंदर लिख लीजिए प्रोजेक्ट 1 2 3। ये प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर 3 और फोल्डर्स बना लिए, उसे बोलते हैं सब फोल्डर्स, जिसमें आप और भी फाइल्स रख सकते हो। Any folder or sub folder can contain files and other files। जैसे कि प्रोजेक्ट 1 2 3 हो गया, अब प्रोजेक्ट 1 में पकड़ लीजिए कोई जगह का नाम है, जैसे कंट्री हो गया कि इंडिया का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट 2 में जैसे कि अब साउथ अफ्रीका का है, 3 एक्सेट्रा अलग अलग जगह का आप उसमें प्रोजेक्ट रखे हुए। तो कोई भी आप फोल्डर सिस्टम को, फाइल सिस्टम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके मेंटेन करके इस तरह रख सकते हैं। तो पहला हो गया रूट, उसके अंदर हो गया सब फोल्डर, उसके अंदर हो गया आपका फाइल्स। The fully qualified file name includes the name of the file and the path to the folder in which it resides। एग्जाम्पल में दिखा सकता हूँ, जैसे कि C ड्राइव में एक कोर्सेज नाम का रूट फोल्डर है, उसके अंदर सब फोल्डर है रीजनिंग और एक सब फोल्डर है टॉपिक 1, उसके अंदर द एक्चुअल फाइल हो गया inequality.docx। तो ये था आपका फाइल सिस्टम के ऊपर पूरा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया। अब आगे देखते हैं क्या है। Windows registered file types। अब registered file types क्या है? Here Windows registered file types, they are talking about those file types जो कोई भी एक एप्लीकेशन के लिए ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है। अब वर्ड में आप कुछ टाइप के उसको सेव करके रखे, लेकिन साथ में जो आपका फॉर्मेट होता है .doc या .docx, उसको आप लिखे नहीं, डिफाइन नहीं किए। तो क्या होगा कि अगली बार इस फोल्डर को आप खोलना चाहे या फिर इसको कॉपी करके किसी और कंप्यूटर में खोलने की कोशिश करें तो कंप्यूटर को पता नहीं रहेगा कि इसको खोलना कहाँ है, which platform it belongs to। ये पर्टिकुलर फाइल जो है उसको कौन सा प्लेटफॉर्म का हेल्प लेके खोल के आपको डिस्प्ले करे। तो ये जो .docx है, दिस इज द रजिस्टर्ड फाइल टाइप, द फॉर्मेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हर एक एप्लीकेशन के लिए एक एक फॉर्मेट को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। जैसे कि .docx ये अगर लगा दिया गया तो ये सिर्फ वर्ड पे ही खुलेगा। .txt ये अगर लगा दिया मतलब ये सिर्फ नोटपैड पे ही खुलेगा।
.psd हुआ तो सिर्फ फोटोशॉप में ही खुलेगा। तो ऐसे जो हर एक फॉर्मेट को डिफाइन कर देता है, रजिस्टर कर दिया रहता है कि ये पर्टिकुलर फाइल जो है अगर ये एक्सटेंशन रहा तो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में ही खुलेगा। तो दोज आर द रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स। एग्जांपल यू कैन सी हियर, देखते हैं द पर्टिकुलर फाइल extension can be registered and associated with a particular program। जैसे कि यहाँ पे .docx files are associated with MS Word, .xlsx files are associated with MS Excel, .txt हो गया Notepad, .html हो गया Internet Explorer। So this is how Windows knows how to do when you double click a file in my computer। माई कंप्यूटर में आप कोई फाइल अगर क्लिक करते हो तो इस रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स के हिसाब से उसको पता रहता है कि ये पर्टिकुलर फाइल को कौन से वाले प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन से खोल के आपको दिखाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट विंडोज रजिस्टर्ड फाइल टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया। आगे देखते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स। Each file has 4 attributes which can be viewed or set। हर एक फाइल का 4 अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। पहला हो गया रीड ओनली। फाइल में बी viewed, copied, executed if appropriate but not changed, it can be deleted। मतलब एक फाइल को अगर मैं रीड ओनली रखता हूँ तो वो पर्टिकुलर फाइल अब व्यू कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन उस फाइल के प्रोग्राम्स को या राइटिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली मतलब सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसको अगर क्लिक करके रखते हो तो ये वाला जो प्रोटोकॉल है वो लिमिटेड बन जाता है। नेक्स्ट है हिडन। आप कोई भी फाइल को चाहते हो कि हाइड करके रखा जाए, इनविजिबल करके रखें कि वो फाइल उस फोल्डर के अंदर है लेकिन इनविजिबल रहे, यूजर ना देख पाए, तो आप हिडन बना के रख सकते हो। अगर आप हिडन को क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर फाइल जो वो एग्जिस्ट तो करेगा कंप्यूटर में, उसी फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो इनविजिबल रहेगा फॉर द यूजर अनलेस द यूजर unhides the particular file by going to the folder settings। सिस्टम, ये पर्टिकुलर सेक्शन हो गया कि अगर कोई भी फाइल के सिस्टम के साथ जो लिंक होता है उसको आप छेड़खानी ना करो। फाइल इज आइडेंटिफाइड टू बिलोंग टू द सिस्टम, मतलब कोई एक फाइल जब सिस्टम के साथ अटैच रहता है, जिसको सिस्टम 32 के साथ उसका काम बनता है, वो पर्टिकुलर सेक्शन सिस्टम का होता है। मतलब वो फाइल सिस्टम में आप जाके अगर कुछ छेड़खानी करोगे तो पर्टिकुलर रूट सेक्शन में उसमें चेंजेस आ जाती हैं। आर्काइव, फाइल इज और इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर बैकअप। अगर आप चाहते हो कि कोई भी फाइल को आप बैकअप करके रखो तो हर एक फोल्डर से फाइल्स में जाके आप क्या करते हो, आर्काइव बटन को प्रेस करके रखते हो। जितने फाइल्स को आप आर्काइव करके रखोगे वही सारे फाइल्स ही आपका बैकअप में जाएगा। और अगर आप ये आर्काइव नहीं टिक करते हो तो ऑलमोस्ट सारा फाइल आपका बैकअप में डिलीट हो सकता है, मतलब बैकअप होगा ही नहीं। इफ यू वांट एनी फाइल टू बी क्रिएटेड एज अ बैकअप यू मस्ट एक्टिवेट that particular files archive section। तो this is all about file attributes। 4 है, read only, hidden, system and archive। Now we have certain commands for DOS। जो DOS को जब हम ऑपरेट करते हैं तो ये सारे कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूज करने के लिए। जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI होता है, GUI, तो माउस और कीबोर्ड से हम काम चला लेते हैं। DOS में कमांड्स की जरूरत पड़ता है। तो आज चलिए देखते हैं कि DOS में वो बेसिक कमांड्स क्या क्या है जिसको हम यूज करके एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। MD मतलब मेक डायरेक्टरी, पर्टिकुलर डायरेक्टरी को अगर हम बनाना चाहते हैं तो MD करके उस फाइल नेम देने से, फोल्डर नेम देने से वो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है। सेम RD हो गया, अगर वो डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो RD देके वो फोल्डर नेम देने से वो पर्टिकुलर फोल्डर जो है डिलीट हो जाएगा। DIR that is to display the directory, जैसे कि C ड्राइव में आप देखना चाहते हैं कि वो डायरेक्टरी में क्या क्या चीजें अंदर रखा हुआ है, तो DIR मार के एंटर मारने से वो पर्टिकुलर ड्राइव में क्या क्या आपका डायरेक्टरीज क्रिएट है, सारा डायरेक्टरीज एक साथ दिखा देगा। DEL del और इरेज, कोई भी फाइल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये कमांड यूज कीजिएगा। कॉपी, नॉर्मल कॉपी के लिए यूज कीजिए। एक्स कॉपी, अगर आप बहुत सारा एक साथ कॉपी करना चाहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स या फाइल को कॉपी करना चाहते हैं या फिर बैकअप के लिए रखना चाहते हैं तो ये एक्स कॉपी मारने से आपका हो जाएगा। मूव, कोई भी फाइल या फोल्डर को अगर मूव करना चाहो तो नॉर्मल मूव कमांड को यूज कर सकते हो। कोई भी फाइल को अगर रीनेम करना चाहो तो नॉर्मल रीनेम कमांड को यूज कीजिए। एट्रीब्यूट हो गया, ये पर्टिकुलर कोई भी फाइल के जो हम एट्रीब्यूट्स पढ़े तो सर फाइल का अगर एट्रीब्यूट्स आप देखना चाहते हैं तो एट्रीब्यूट मार के फाइल नेम कर दीजिए और उसके एट्रीब्यूट्स आपको दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा। फॉर्मेट, कोई भी डिस्क को अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली फॉर्मेट कमांड ही काफी है। चेक डिस्क, टेस्ट द फाइल सिस्टम ऑन द डिस्क एंड रिपोर्ट स्टेटस, मतलब पूरा फाइल सिस्टम किस तरह है डिस्क के अंदर उसको अच्छी तरह से एनालाइज करके आपको स्टेटस निकाल के दे देगा अगर आप चेक डिस्क मार के देते हो। डेट एंड टाइम, जो डेट और कंप्यूटर का डेट और टाइम जो है पीसी का उसको आप चेंज या मैनिपुलेट करना चाहते हो तो ये कमांड यूज करने से आराम से हो जाएगा। तो ये सारा था आपका DOS कमांड्स। फाइनली आपका है टाइप।
टाइप कमांड डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल, मतलब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल है उसमें क्या क्या टेक्स्ट डाला गया है, क्या डॉक्यूमेंट, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो टाइप मारने से वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक था आपका डॉस के सारे कमांड्स। आई होप कि आप ये सब बाय हार्ट कर लोगे और उसके ऊपर हम नोट बना के जरूर रखिएगा, ताकि एमसीक्यूज में अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर पाओ। नेक्स्ट देखेंगे हम मैकिन्टोश के कितने ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन निकले, कि कौन से ईयर में निकले थे। मैक ओएस एक्स, Mac OS is a line of operating system created by Apple. It comes preloaded on all new Macintosh computers or Macs. All of the recent versions are known as operating system 10. इससे बहुत लोग X बोलते हैं, ये X नहीं है, ये 10 है, OS 10 बोला जाता है। The specific version includes पहले का, recent से पीछे तक जाते हैं। Yosemite release हुआ 2014, Mavericks हुआ 2013, Mountain Lion 2012, Lion 2011, Snow Leopard 2009. Apple also offers a version called Mac OS 10 server, which is designed to be run on the servers, just like the Linux, as we talked about in the previous section of the operating system. यहाँ तक था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारे बातें। अब देखेंगे कि सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में क्या क्या चीजें आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में देखते हैं अभी। पहला है द लैंग्वेज ऑफ अ कंप्यूटर यूजेस डिजिटल सिग्नल्स, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है एकदम बेसिक बाइनरी सिस्टम को यूज करके वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो बेसिकली हमारा जो मशीन लैंग्वेज है, द बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर का, वो होता है जीरोस एंड वंस, दैट इज बाइनरी, बिट्स बोल सकते हैं। तो बिट्स इज नथिंग बट इट इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म बाइनरी डिजिट्स, BI बाइनरी का BI हो गया और TS बिट्स का, डिजिट्स का TS लास्ट का, तो टोटली BITS बिट्स इज नथिंग बट बाइनरी डिजिट्स। डेटा एंड कमांड स्टोर्ड इन द बाइनरी, 8 बिट्स 1 बाइट में स्टोर होता है और जो ASCII कैरेक्टर है वो 1 बाइट में स्टोर हो सकते हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कैरेक्टर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन 1 बाइट। इंटीजर्स मतलब नंबर्स जो है नॉर्मली स्टोर होता है 2 से 4 बाइट्स तक। इवोल्यूशन ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह इवॉल्व हुआ है, मतलब बेसिक जो हमारा पहले का था मशीन लैंग्वेज, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज, उसके बाद हमारा असेंबली लैंग्वेज आ गया, निमोनिक्स कोड यूज हुआ उसके बाद, तो वो हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। तो डिफरेंशिएशन किस तरह है, क्या चीज है देखते हैं। अर्ली कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजेस द मशीन लैंग्वेज, ऑल बाइनरी नंबर्स दैट इज जीरोस एंड वंस में कम्युनिकेट करता था। उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज दैट यूजेस निमोनिक्स codes translated into machine language by a program called the assembler. Now this is an important point, वो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर जो है आपका हमेशा से मशीन लैंग्वेज ही उसको समझ में आता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। मतलब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कितना भी कोड्स को क्रिएट करें और उसको हम बाद में जैसे कि AI को यूज कर लिए, 5th जनरेशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आए, क्वांटम कोड टेक्नोलॉजी ले आए और हम हमारे नॉर्मल जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को हम बात करने से कंप्यूटर को समझ में उस तरह करने की कोशिश करें दैट वी थिंक दैट दिस इज पॉसिबल, दैट वी स्पीक समथिंग द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्पीकिंग, दैट इज ट्रू, बट देयर इज अ हिडन पोर्शन ऑन दैट। एक कंप्यूटर को हमारा लैंग्वेज या हमारा कोड्स कभी समझ में नहीं आएगा। वो क्या होता है कि ये पर्टिकुलर कोड जो हम बात करते हैं, जैसे हमारा लैंग्वेज हो गया, बात हो गया, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, वो एक कंप्यूटर में जाके वो कन्वर्ट होता है, वो कंपाइल होता है, कंपाइल होके उसको मशीन लैंग्वेज में बनाया जाता है। जैसे ही वो सारे टर्म्स, वर्ड्स या कोड्स हाई लेवल लैंग्वेजेस जब वो कंपाइल होके मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं एंड व्हाट वी वांट टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। तो पूरा टर्म जो मशीन लैंग्वेज पे हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कराता है उसको कंपाइलिंग बोलते हैं। तो कंपाइलिंग के अंदर बहुत से अलग अलग टाइप के कंपाइलिंग है। जैसे कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज में आपका असेंबली लैंग्वेज यूज हो रहा है तो वहां पे कंपाइल करने के लिए असेंबलर को यूज किया जाता है। तो लाइकवाइज देयर आर अदर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स और हाई लेवल लैंग्वेजेस व्हिच यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलिंग दैट कैन कंपाइल अ language, a high level language to a low level or machine language for a computer to understand what we actually are instructing for it to execute. Processing a high level language program, यहाँ पे आप आज ये सीखेंगे कि
एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को किस तरह क्रिएट किया जाता है और पूरा प्रोग्राम जो बनता है उसको एग्जीक्यूट तक कैसे पहुंचाया जाता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। दिस इंक्लूड्स फॉर ऑल द हाई लेवल लैंग्वेज दैट वी हैव लर्न टिल डेट, चाहे वो आपका HDL हो, जैसे हार्डवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज, या VHDL हो, वेरिलॉग हार्डवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज, या आपका इमेज प्रोसेसिंग हो, C++ हो, रूबी हो, कुछ भी हो, कोई भी हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज हो, वी एक्चुअली यूज दिस पर्टिकुलर चार्टर प्रोसेस टू मेक अ पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्जीक्यूट। तो पहले क्या होता है कि एक प्रोग्राम होता है और सोर्स प्रोग्रामर क्या करता है, उस प्रोग्राम को एडिटर में स्टेप 1 पे एडिट करता है, मतलब उस प्रोग्राम को जनरेट मतलब बनाता है। तो स्टेप 1 हो गया कि एडिटर उस प्रोग्राम को एडिट करता है, बनाता है इन स्टेप नंबर 1। उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए भेजता है इन स्टेप नंबर 2। जैसे कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम एडिट किया गया, बनाया गया, अब वो हाई लेवल लैंग्वेज में बना, अब इस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज पे तो कन्वर्ट करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। पहले कंप्यूटर में लैंग्वेज बना, उसको कंप्यूटर में समझाने के लिए स्टेप नंबर 2 पे उसको कंपाइल करने के लिए कंपाइलर पे भेज दिया गया। नाउ ये कंपाइलर से ये पर्टिकुलर कोड जो है वो आपका लिंकर में with some library routines connect होता है, मतलब we need a library routine। library routine क्या होता है? See, this is a library section, we need library routine। जैसे कि हम C या C++ पकड़ लेते हैं, हम कभी कभी लिखते हैं include conio h, then studio h या math.h। तो ये जो math.h या conio studio, ये सारा क्या है? ये library routines है। एक प्रोग्राम में बहुत सारा चीजें होता है, लॉजिक होता है, एरिथमेटिकल चीजें होता है, कैलकुलेशंस होता है, लेकिन एक कंप्यूटर को समझना भी तो पड़ेगा कि हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या डिफाइन कर रहे हैं। तो वो लाइब्रेरी में क्या करता है, वो पर्टिकुलर प्रोग्राम को लाइब्रेरी के रूटीन्स के साथ अटैच करता है। जैसे एक प्रोग्राम में अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो लाइब्रेरी रूटीन में math.h को अटैच कर दिया, जिससे कि वो प्रोग्राम में अटैच होते ही एक कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर पोर्शन में कैलकुलेशन करना चाहिए, बिकॉज math.h है। उसी तरह अलग अलग लॉजिक के लिए अलग अलग आपका लाइब्रेरी रूटीन चाहिए होता है। तो प्रोग्राम जो कंपाइलर है वहां से आपके लाइब्रेरी रूटीन के साथ कनेक्ट होके लिंकर पे मौजूद हो जाता है, मतलब लिंकर पे बन जाता है स्टेप नंबर 3 पे, एंड इट एक्चुअली सेव्स और कंबाइंस इन लिंकर विथ अ फाइल नेम इन .obj टाइप्स। मतलब जो फाइल क्रिएट हुआ वो .object फाइल में बन के रहता है। तो .object फाइल कब बनता है? जब एक पर्टिकुलर प्रोग्राम लाइब्रेरी रूटीन के साथ अटैच होके लिंकर पे ज्वाइन होता है तो वो .object फाइल पे क्रिएट होता है। दैट इज अ स्टेप नंबर 3, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 मतलब लिंकर से वो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो लाइब्रेरी रूटीन के साथ अटैच होके कंपाइल हुआ, वो कंपाइलर लिंकर से डायरेक्टली आपका जाता है लोडर पे। तो लोडर पे ये लिंक होने के बाद जो फाइल सेव होता है या लोड होता है वो आपका .executable फाइल होता है स्टेप नंबर 4 पे, दैट इज .exe फाइल। एक ऐसा फाइल जो रेडी हो चुका है, मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट होके लाइब्रेरी रूटीन्स लग के रेडी हो चुका है फॉर एग्जीक्यूशन। तो लोडर से फादर वो पर्टिकुलर कंपाइल हुआ प्रोग्राम विद लाइब्रेरी रूटीन्स चला जाता है डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूशन फॉर फर्दर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो ये था आपका प्रोसेस। पहला आपका प्रोग्राम, उसको एडिटर स्टेप 1 पे एडिट किया जाता है, फिर वो प्रोग्राम को कंपाइलर पे सेंड करता है, फिर कंपाइलर लाइब्रेरी रूटीन के साथ अटैच होकर लिंकर पे जमा होता है .object फाइल में। वो कंपाइल हुआ प्रोग्राम जिसमें लाइब्रेरी रूटीन्स भी है वो स्टेप 4 में लोड होता है एज अ .executable फाइल, फिर वो फाइल एग्जीक्यूशन सेक्शन में जाके एग्जीक्यूट हो जाता है, दैट इज स्टेप नंबर 5। इसका रिटर्न सेक्शन देख लेते हैं फॉर योर नोट मेकिंग पर्पस। पहला हो गया सोर्स प्रोग्राम क्रिएटेड इन एन एडिटर, दूसरा हो गया सोर्स कोड ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द कंपाइलर, रिजल्ट स्टोर होता है .object फाइल, obj फाइल, दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। फिर लिंकर क्या करता है, कॉमन लाइब्रेरी रूटीन के साथ उस ऑब्जेक्ट फाइल को कंबाइन कर लेता है, एंड देन वो रिजल्ट जो है .executable फाइल पे रखा जाता है। लोडर उस एग्जीक्यूटिव फाइल को अपने साथ रख के मेमोरी में ले जाके उसको रन करा देता है। So this is all about how our programs actually is been made and further executed. Next देखते हैं क्या है, Analysis Coding Execution। एक कोडिंग को किस तरह एनालाइज करके एग्जीक्यूट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये एल्गोरिदम थ्रू होता है। एल्गोरिदम क्या है
कि हम अगर एक प्रोग्राम को क्रिएट करें, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम बनाना है या गेम बनाना है, सोचिए गेम में जैसे कि एक गाड़ी या कार रेसिंग का गेम है जहाँ पे कार अलग अलग कार्स के साथ रेस करेगा, मूव फॉरवर्ड होगा, उसमें लूप होना चाहिए। तो पहले क्या होगा, ये प्रोग्राम बनने से पहले उसका एक एल्गोरिदम बनेगा कि वो प्रोग्राम किस तरह बनाया जाए, म्यूजिक कब आएगा, स्टार्टिंग का जो पॉइंट्स वो कब दिखाएगा, गाड़ी कब फ्लैश होगा, गाड़ी कैसे मूव होगा, तो लूप कब जनरेट होगा, लूप को प्रोग्राम कब डालना चाहिए, वो स्टेप वाइज जनरेट होगा। पहला स्टेप हो गया स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप जब इस प्रोग्राम को लिख के एनालाइज किया जाता है उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को पहले स्टेप वाइज लिखा जाता है, फिर वो पूरा स्टेप्स लिखने के बाद उसको समराइज करके छोटा किया जाता है, कंपैक्ट किया जाता है, एंड देन फाइनली एरर फ्री करने के बाद जब पता चला कि ये एरर फ्री बनेगा, बन चुका है, रेडी हो चुका है, तब इसको लेके एक प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है एंड फर्दर द प्रोसेसिंग जो लास्ट में स्टेप में दिखा उस तरह एग्जीक्यूट किया जाता है। Steps must be simple, unambiguous. Steps must be performed in a specific order. Steps must solve the problem. जो वहाँ पे प्रॉब्लम है या बड़ा है उसको सॉल्व करने में भी एल्गोरिदम बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, दिखा सकता हूँ। ये जैसे कि आपका चार्ट हो गया, पहले में हो गया प्रॉब्लम कि ये अगर प्रोग्राम बनाना चाहे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉर्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर एल्गोरिदम का डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। एक बार डिजाइन क्रिएट होने के बाद ये पर्टिकुलर 3 पोर्शन को आप बोलेंगे एनालिसिस एंड एल्गोरिदम डिजाइन डन अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डिजाइन रेडी होने के बाद ये लेटर सेक्शन जो है वो हम पहले डिजाइन में देख चुके हैं, वो कोडिंग वाला सेक्शन, कोडर बनता है, फिर आपका कंपाइल होता है, लाइब्रेरी अटैच होकर लिंकर पे डॉट ऑब्जेक्ट फाइल आता है, फिर वो डॉट ऑब्जेक्ट फाइल लोडर पे आप एग्जीक्यूटिव फाइल होके फिर एग्जीक्यूशन पे चला जाता है एंड देन इट इज बीन शोन। अगर एरर होगा तो फिर से कोडिंग पे चला जाना पड़ेगा, तो वहां पे हम करेक्ट करके फिर से उसको कंपाइल करके आगे भेजते हैं। तो लोअर पोर्शन इज कॉल्ड एज द प्रोसेसिंग ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लैंग्वेज। मतलब पहले आपका एल्गोरिदम बना, फिर सेकेंड स्टेप पे वो एल्गोरिदम बेस्ड प्रोग्राम को बना के एग्जीक्यूट किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर लैंग्वेज। सो इसको आप अच्छी तरह से वापस देखिएगा, देख के अगर कोई भी चीज पे डाउट हुआ तो उसको क्लियर कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एक स्लाइड को या वीडियो के हर एक बिट्स को देख के उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स को जरूर बनाइएगा एंड डू एज मच MCQs एज यू कैन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू।